हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के पास लेके आ गई हूँ प्रैक्टिस सेट। जो सेकंड प्रैक्टिस सेट है उसका सेकंड पार्ट आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूँगी। कल हम लोगों ने किया था क्वेश्चन नंबर 40 तक का आप लोगों का डिस्कस किया था। सीडीपी के 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं पार्ट 1 में। ये ऑलरेडी मैं चैनल पे डाल चुकी हूँ, आप लोग देख लेना। अब चलते हैं हम इसके बाद 41 क्वेश्चन से आज से हम स्टार्ट करेंगे और 41 से लेके 75 तक का ही जीके के क्वेश्चन होंगे, यानी कि 35 क्वेश्चन आपके जीके के होंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पे लिखा हुआ है, भीमबेटका के शिलाश्रय निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो बताइए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका गुफाओं से मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण मिले हैं। ठीक हो गया। और यहाँ अधिकांश चित्रकारी मध्य पाषाण युग की है। ठीक है। लेकिन यहाँ उत्तर पाषाण और ताम्र पाषाण काल, प्रारंभिक, ऐतिहासिक और मध्यकालीन युग के भी चित्र मिले हैं। तो बताइए अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। ठीक है, जो भीमबेटका के शैलाश्रय हैं ये इसके लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 पे बोला हुआ है, आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक दिया है और पूछा है कि ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। तो बताइए 42 में क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पांडवों ने। ठीक है, पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना की थी और सबसे पहले इसको किसका नाम दिया? इंद्रप्रस्थ, यानी कि दिल्ली का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ होता है। तो आप इसका एक्सप्लेनेशन भी सुन लीजिए। और वैसे दिल्ली क्या है? दिल्ली एक हमारी राष्ट्रीय राजधानी है और ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश और महानगर है। और राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते केंद्र सरकार के तीनों इकाइयों, कार्यपालिका हो गई, संसद हो गई और न्यायपालिका के मुख्यालय नई दिल्ली में ही स्थापित है। और यमुना नदी के किनारे स्थित इस नगर का गौरवशाली पौराणिक इतिहास है। ठीक है। और महाभारत काल में पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इस शहर को क्या नाम दिया था? इंद्रप्रस्थ का नाम दिया था। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में बोला है कि कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असम में। ठीक है, यानी कि असम का प्राचीन नाम क्या था? कामरूप था। जैसे दिल्ली का इंद्रप्रस्थ है वैसे ही असम का प्राचीन नाम कामरूप था, जो 13वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थापित किया गया था। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रहे हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? तो बताइए 44 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, सूती और रेशम। ठीक हो गया, यानी 44 का आंसर हो जाएगा सूती और रेशम। यानी कि जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले सूती और रेशम के बने मुलायम कपड़ों का ये निर्यात करता था और इसके साथ साथ ये मसालों का भी, मोती का भी आदि का निर्यात करता था। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो आपका इसका 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अकबर। ठीक हो गया, यानी कि अंग्रेजों ने पहले पूर्व में अपनी व्यापारी गतिविधियों के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया नामक कंपनी बनाई थी, जिसकी स्थापना हुई थी आपकी 1599 में। और इंग्लैंड के, और ये कहाँ हुई थी? इंग्लैंड के एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल के द्वारा द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेनिंग इन टू दी ईस्ट इंडीज के नाम से की थी। ठीक है, इसकी स्थापना की थी। और ये दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भारत के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया था। किसने किया था इसे? महारानी एलिजाबेथ ने। कब? 1600 ईस्वी में। और उस समय भारत का शासक कौन था? मुगल सम्राट अकबर थे। यानी कि आप देख सकते हैं अकबर 1600 ईस्वी में कौन थे? अकबर थे। ठीक है, और जिनका शासनकाल, अकबर का शासनकाल कब से था? इनका था 1556 से लेके कब तक था? 1605 तक का था, ईस्वी तक था। और ये मुगल काल का सबसे महान शासक थे। ठीक हो गया, जो ये अकबर हैं। तो आपका इस पे 45 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका अकबर हो जाएगा, यानी कि 45 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46। 46 में बोला है कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, M.N. रॉय ने। ठीक हो गया। संविधान सभा का विचार पहली बार M.N. रॉय ने दिया था और ये कब दिया था? 1934, 1934। ठीक है, 1934 में दिया था। और 1946 में क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद कैबिनेट मिशन आया था। तो कैबिनेट मिशन कब आया था? क्वेश्चन बन सकता है कब आया था? 1946। ठीक है, 1946 में आया था। किसकी असफलता के बाद? क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद। और इस मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार किया है और जिसे संविधान सभा नाम दिया गया है। और इस संविधान में आप लोगों को पता होने चाहिए, और आपका ये सिलेबस में भी है अलग से, संविधान की विशेषताएं। ये क्वेश्चन सारे सिलेबस से ही बनाए हुए हैं, जो आपका स्क्रीनिंग का सिलेबस है, चाहे CDP है, चाहे GK है, या उत्तराखंड है, या मैथ्स रीजनिंग है, या हिंदी है। सब सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन आंसर है आपके। कहीं भी बाहर का क्वेश्चन आंसर नहीं है, या एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर नहीं है जो सिलेबस से बाहर का हो। ठीक हो गया। तो मैं बता रही थी कि आपको इसको क्या संविधान सभा का नाम दिया था। और आप ये ध्यान रखना, जो मूल संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद हैं? 395। जब हमारा संविधान बना था उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं। और 22 भाग हैं। 22 क्या थे? भाग थे। और 8 क्या थी? अनुसूचियाँ थी जब हमारा संविधान बना था। यानी कि इसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। ये क्वेश्चन भी अलग से पूछा जाता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो आपको 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 87। ठीक हो गया। भारतीय संविधान का आर्टिकल 87 संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। अब जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद तथा प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आह्वान का कारण बताएगा। इस अभिभाषण में सरकार के आगे की नीतियां, प्राथमिकताओं और योजनाओं का उल्लेख भी शामिल होता रहता है। ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 पे आप लोगों का बोला है कि भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, GV मावलंकर। ठीक हो गया। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के, पहले आप ये बता दिए भारत संसद के पहले स्पीकर कौन थे? इसका आंसर है आपका GV मावलंकर है। ठीक है, 48 का आंसर ऑप्शन है। अब आप एक्स्ट्रा फैक्ट भी सुन लीजिए। तो ये भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे और इन्होंने लोकसभा स्पीकर का पद 15 मई 1952 को ग्रहण किया था। ठीक है, 15 मई 1952 को क्या ग्रहण किया था। और 27 फरवरी 1956 तक इस पद पर रहे थे। ये कब तक रहे थे? 27 फरवरी 1956 तक ये रहे थे। फिर इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मतलब मृत्यु तक का ये अपने पद पर रहे थे। और वर्तमान, और आप ये जो इस पे GV मावलंकर हैं, इन्हीं की बात कर रहे हैं। ठीक है, यही गणेश वासुदेव मावलंकर हैं, इस पे कंफ्यूजन मत होना। ये पहले क्या थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे ये। और इन्होंने भारतीय संसद के ये पहले स्पीकर कब बने थे? 15 मई 1952 को इन्होंने अपना पद ग्रहण किया था और 27 फरवरी 1956 तक ये इस पद पर रहे थे। और जो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है बताइए? ये अभी है ओम बिरला है वर्तमान के समय में। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में है कि लोकसभा के प्रथम आम चुनाव में आयोजित किए गए थे। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? तो आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1951 और 1952 में। यानी कि लोकसभा के प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच संपन्न हुए थे। 25 अक्टूबर, ठीक है, 25 अक्टूबर 1951 से कब? 21 फरवरी 1952 के बीच संपन्न हुए थे। और इस चुनाव में 489, एक मिनट, हाँ थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, तो हम कौन से क्वेश्चन पे थे? हम लोग थे आपके 49 क्वेश्चन में। ठीक हो गया। हाँ, इस पे पूछा है कि 49 में लोकसभा के प्रथम आम चुनाव में आयोजित किए गए थे। कब किए थे? इसका आंसर ऑप्शन ए है, 1951 से 1952। यानी कि लोकसभा के प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच संपन्न हुए थे। और इस चुनाव में 489 सीटों में से
364 सीटें जीतकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया था। इतनी सीटें थी और कितनी जीती थी? 364 सीटें जीतकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकतांत्रिक रूप से चुने गए देश के पहले प्रधानमंत्री चुने गए थे और वर्तमान में 17वीं लोकसभा कार्यरत है, ठीक है अभी, और जिसका कार्यकाल 2024 में पूर्ण हो चुका है, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला हुआ है कि लोकसभा में उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 530। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित है, जिसमें से 552 अधिकतम संख्या निर्धारित है, ठीक है, जिसमें 530 सदन राज्य और 20 सदस्य संघ शासित प्रदेश से तथा 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन में से चुने जाते हैं। और वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं और लोकसभा को निम्न सदन तथा अस्थायी सदन भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 51। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 में बोला है कि बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज ले मैत्रे के द्वारा, ठीक है। ये कौन थे? ये थे बेल्जियम के खगोलज्ञ और पादरी जॉर्ज ले मैत्रे, यानी कि बेल्जियम के थे। इन्होंने क्या ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसे क्या बोलते हैं? बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में ये सबसे अधिक मान्य सिद्धांत है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व हुई थी, ठीक हो गया। और विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत प्रतिपादक कौन थे? एडविन हब्बल थे, यानी कि जो विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक थे आपके एडविन हब्बल। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में बोला कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा होती है? तो बताइए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 52 का बताइए कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी होती है? CO2। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 52 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0.03%, ठीक हो गया। अब वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें होती है, जिसमें सबसे ज्यादा किसकी होती है? नाइट्रोजन की होती है। नाइट्रोजन की होती है तुम्हारी 78%, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है। उसके बाद क्या होता है? ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की होती है तुम्हारी 21%, 21%। फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की होती है 0.03%। उसके बाद आता है आर्गन, आर्गन की होती है 0.93, ठीक हो गया। और फिर जो अन्य सभी गैसें होती हैं, अन्य सभी गैसों की होती है 0.04%। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में बोला है कि विश्व की सबसे गहरी झील है, बताइए कौन सी है विश्व की सबसे गहरी झील? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बैकाल। बैकाल झील सबसे गहरी आपकी झील है, यानी कि विश्व की सबसे गहरी झील रूस के साइबेरिया में स्थित ये बैकाल झील है और ये दुनिया की सबसे बड़े मीठी पानी की भी झील है और ये झील अपने स्वच्छ और शुद्ध पानी के लिए जानी जाती है। जबकि टांगनिका झील महान अफ्रीकी झीलों में से एक है और न्यासा झील है जो पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, ठीक हो गया। इसमें दे रखा है, ये न्यासा झील दे रखा है, ये कहाँ है? जो ये ऑप्शन नंबर बी, एक्स्ट्रा जो ऑप्शन दिया उनको भी मैं डिस्कस कर दे रही हूँ। न्यासा झील है वो कहाँ है? पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। और जो ये टंगानिका झील है ये महान अफ्रीकी झीलों में से एक है, ठीक हो गया। और जो एक क्रैटर झील है, क्रैटर झील क्या है? क्रैटर झील पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी मध्य ओरेगॉन में एक ज्वालामुखी क्रैटर झील है, ठीक है। तो 53 का आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए बैकाल। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में है कि भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो बताइए इसका आंसर। 54 का आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। फर्स्ट में उत्तरी पर्वत श्रृंखला, सेकंड है उत्तर भारत का विशाल मैदान, थर्ड है प्रायद्वीपीय पठार, फोर्थ है थार मरुस्थल, फिफ्थ है समुद्र तटीय मैदान और सिक्स्थ है द्वीप। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में बोला है कि निम्न में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? भारत का पड़ोसी है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नेपाल। इजी था ये। भारत की सीमाओं से कितने देशों की सीमाएं लगती है? 7 देशों की सीमाएं लगती हैं और ये 7 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है,
पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, भूटान है, नेपाल है और म्यांमार है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में बोला है कि वह कीमत है जिसमें उपभोक्ता के द्वारा खरीदी गई मात्रा उत्पादक के द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा के बराबर होती है। तो 56 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संतुलन कीमत। ठीक है, यानी कि संतुलन कीमत वो कीमत होती है जिसमें उपभोक्ता के द्वारा खरीदी गई मात्रा उत्पादक के द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा के क्या बराबर होती है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका निवल मूल्य नेटवर्थ का सूत्र कौन सा है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, नेटवर्थ। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। निवल मूल्य इक्वल टू होता है परिसंपत्तियां माइनस देयताएं। ठीक है, यानी कि NW इक्वल टू होता है आपका NW इक्वल टू होता है A माइनस एल, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका इसका आंसर होगा। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में बोला है कि ऐसा कोई भी समाज निश्चित रूप से समृद्ध और खुशहाल नहीं हो सकता है जिसके सदस्यों का काफी बड़ा हिस्सा गरीब और दयनीय स्थिति में हो। ये बताइए ये कथन किसका है, 58। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ ने ये बोला है। एडम स्मिथ एक ब्रिटिश नीतिवेत्ता, दार्शनिक और राजनैतिक अर्थशास्त्री थे। इन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है और इनका प्रसिद्ध कथन है, ऐसा कोई भी समाज निश्चित रूप से समृद्ध और खुशहाल नहीं हो सकता है जिसके सदस्यों का काफी बड़ा हिस्सा गरीब और दयनीय स्थिति में है। और इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, ये भी ध्यान पे रखना है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है किसकी, एडम स्मिथ की। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में बोला है कि स्वपोषी अपने भोजन का संग्रह किस रूप में करते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च। यानी कि अधिकांश स्वपोषी अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण में स्वपोषी सूर्य से ऊर्जा का उपयोग मिट्टी से पानी और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज नामक पोषक तत्वों में परिवर्तित करने के लिए करते हैं, जो सेल्यूलोज और स्टार्च के रूप में भोजन का संग्रहण करती है। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में बोला है कि ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, वॉटसन और क्रिक के द्वारा। ठीक है, यानी कि ऊर्जा अंतरण 60 का होगा आपका ऑप्शन, नहीं 1 मिनट रुकिए। ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो इस पर मैं गलत हुई, इसका आंसर हो जाएगा आपका रेमंड लिंडमैन के द्वारा किया गया था। तो ये ऑप्शन में है यानी, हाँ ये है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 60 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि जब किसी परितंत्र में निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो 90% ऊर्जा वातावरण में ही विलीन हो जाती है और मात्र 10% ऊर्जा अगले पोषण स्तर को पहुंच पाती है। ठीक है, और इसे रेमंड लिंडमैन का 10% का नियम भी बोला जाता है। रेमंड लिंडमैन का क्या बोला जाता है, 10% का नियम भी बोला जाता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में बोला है कि साधारण पदार्थ से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को कहा जाता है। तो बताइए 61 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, स्वपोषी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, स्वपोषी। 1 मिनट, हाँ ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर 61 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वपोषी। यानी कि स्वपोषी वे जीव है जो साधारण कार्बनिक अणुओं या पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और स्वपोषी जीवों के अंतर्गत पादपों को सम्मिलित भी किया जाता है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और कुछ जीव मृत जीवों और वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं जिन्हें मृतपोषी कहते हैं, जैसे मशरूम हो गया, यीस्ट हो गया। और जो जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं उनको बोलते हैं परपोषी या हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है, जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, सारे जानवर हैं। ठीक हो गया ये सब। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में बोला है कि श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो बताइए इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। यानी कि भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय आंध्र प्रदेश के कडप्पा शहर में स्थित है और ये एक पुरातात्विक संग्रहालय है और इसकी स्थापना करी थी 1982।
ठीक है। 1982 में सरकार के द्वारा पुरातात्विक महत्व की प्राचीन कलाकृतियों की रक्षा के लिए की गई थी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, इस पे इसका प्रिंट अच्छा नहीं दिख रहा है तो मैं क्वेश्चन वैसे पढ़ लेती हूँ, ठीक है। इसका प्रिंट अच्छा नहीं आया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं स्टार्टिंग में इसका प्रिंट अच्छा नहीं आया है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 63 में लिखा हुआ है, केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा 1960 में स्थापित एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा आगरा, ठीक है। इसका प्रिंट अच्छा नहीं दिख रहा है, मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, आप लोग देख सकते हैं, ठीक हो गया। 63 यानी कि केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा 1960 में स्थापित किया गया था, ठीक है। और इसका मुख्यालय आगरा में स्थित है और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य है हिंदी को बढ़ावा देना और प्रचारित करना, ठीक हो गया। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के प्रचार एवं उत्थान से संबंधित है, ये भी ध्यान पे रखना। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में कि संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या होती है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया। यानी कि संवेग का क्या होता है आपका? फॉर्मूला होता है संवेग इक्वल टू होता है आपका द्रव्यमान गुणा वेग, यानी कि संवेग इक्वल टू होता है तुम्हारा द्रव्यमान गुणा वेग, ठीक हो गया। m इंटू वी, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो आप ये मास और वेलोसिटी से आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला। तो इसका क्या होगा? मास का हो जाएगा किलोग्राम हो जाता है, किलोग्राम होती है मास की यूनिट, और वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकंड, पढ़ा होगा ना 10th फिजिक्स में। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। जिन्होंने भी फिजिक्स में पढ़ा है उनको ध्यान आ गया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो बताइए 65 का आंसर हो जाएगा आपका कूलाम, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में है, एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होते हैं, तो बताइए कितने आवेश होते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। ऋणात्मक आवेश होते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो बताइए क्या बोला जाता है पक्षियों के अध्ययन को? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं। और बताइए इसका 67 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक हो गया। 67 का आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी। और भी आपको दे रखा है, फर्स्ट में ये दे रखा है ऑप्शन ए में दिया है हर्पेटोलॉजी। बताइए हर्पेटोलॉजी क्या है? ये उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन होता है। और आपको ये भी दे रखा है ऑप्थेल्मोलॉजी, ये होता है आँखों के चिकित्सीय अध्ययन होता है, ठीक है। और होता है एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी होता है ये मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन 67 का है आपका ऑप्शन नंबर डी है। और भी मैंने बता दिया, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब 68 में है कि राइबोसोम बनते हैं, बताइए किसके बनते हैं राइबोसोम? 68 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोटीन के बनते हैं क्या? राइबोसोम, ठीक है। 68 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। राइबोसोम एक जटिल संरचना होती है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाई जाती है और ये अंतःपर्देवी जालिका से जुड़ी रहती है, और ये हरित लवक, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रक्रिया से एमिनो एसिड से प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में है कि वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियों में जमा हुए कछारी जमाव से बनते हैं किसके रूप में जाने जाते हैं? तो बताइए 69 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्लेसर निक्षेप, ठीक है। अब ये प्लेक्सर निक्षेप होता क्या है? इससे ये होता है तुम्हारा पहाड़ियों के आधार और घाटी तल की रेत में जड़ोड़ जमाव से होता है ये।
जिसमें अनेक तरह के खनिज पाए जाते हैं और ये जमाव ही क्या होता है, प्लेसर निक्षेप कहलाता है। ठीक हो गया। और प्लेसर निक्षेप में इस तरह के खनिज पाए जाते हैं जो जल के द्वारा घर्षित नहीं हो पाते हैं और बहते नहीं हैं। इसी कारण से ये जमाव में ही रहते हैं और इस तरह के खनिजों में सोना, चांदी, प्लेटिनम, टिन ये सब प्रमुख है। ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में कि एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेवासे। ठीक हो गया। एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्रेवासे कहते हैं। और दो पहाड़ों के बीच के प्राकृतिक मार्ग को क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। ये भी ध्यान में रखना। और जमीन के बीच गैप को दरार कहते हैं। और शीशा, मकान आदि के बीच गैप को क्या बोलते हैं? क्रैक बोलते हैं, क्रैक। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान में रखना है। यानी कि 70 का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में बोला है कि सितंबर 2024 में भारत के किस देश के साथ कारगिल 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? ये है करंट अफेयर का आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, कजाकिस्तान। ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 72। 72 में बोला है कि सितंबर 2024 में किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान की घोषणा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिथुन चक्रवर्ती। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अब है क्वेश्चन नंबर 73। सितंबर 2024 में नरेंद्र मोदी जी ने बिटकिन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में है कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 में उत्तर प्रदेश के पूरा महादेव गांव को किस श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है? तो बताइए। 74 का आपका आंसर हो जाएगा विरासत श्रेणी। यानी कि 27 दिसंबर 2024 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 के विजेता ग्रामों की घोषणा की गई और ये पुरस्कार 8 श्रेणियों में जारी किए गए। इनमें उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के पूरा महादेव गांव को विरासत श्रेणी में पुरस्कृत किया गया था। ठीक है। यानी 74 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे, यानी कि 75 क्वेश्चन। अब 75 का आंसर है सितंबर 2024 में भारतीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदराबाद में हुआ था। ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 सितंबर 2024 को तेलंगाना के सिकंदराबाद में स्थित राष्ट्रपति निलयम में उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रीय 8वें भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया और इसमें उत्तर पूर्वी राज्यों की संस्कृति, शिल्प और अन्य कलाओं का प्रदर्शन भी किया गया था। तो ये रहे आज आपके 35 क्वेश्चन जीके के। मैं अब कल लेके आऊँगी 30 क्वेश्चन उत्तराखंड के इसी सीरीज में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मैं इसको ज़रूर कंटिन्यू रखूँगी। आगे भी आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट पेपर लेके आती रहूँगी। आप मेरे वीडियो पे बने रहिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो पे। और अगर कोई गलती होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए, मैं उस पर सुधार करूँगी। ओके, बाय बाय।